हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वर्गीकरण के बारे में कि वर्गीकरण क्या होता है। यानी पादप जगतों का वर्गीकरण। तो पादप जगत को वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? तो बात उसी के संबंध में 30 से 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं। यानी लगभग इसमें 40 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी 40 से 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गी का पितामह कहा जाता? यानी जनक किन्हें कहा जाता? एंगलर को, अरस्तु को, लीनियस को या थियोफ्रस्टस को? तो इसका सही आंसर होगा लीनियस। हम बात करें कार्लिनियस की। इन्होंने जो ये नियम दिया था, ये नियम दिया था 1758 में। 1758 में 1758 में इन्होंने वर्गीकरण दिया था और इन्होंने इन्हें दो भागों में बांटा था, एक प्लेंटी और दूसरा एनिमिलिया। प्लेंटिनियम और एल्यूमिनियम दो भागों में वर्गीकरण किया। सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था वो कार्लिनियस ने किया था और दो भागों में बांटा था और 1758 में किया था। ठीक, अब अगर बात कर लें अरस्तु को, कि अरस्तु कौन थे? अरस्तु जीव विज्ञान के फादर हैं। जीव विज्ञान के किसके? जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। कौन? अरस्तु। तथा ये जीव विज्ञान के साथ साथ जंतु विज्ञान, यानी हम लोग जो होते हैं, आप लोग जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु साहब हैं। अगर हम बात कर लें थियोफ्रस्टस की, कि थियोफ्रस्टस कौन है? ये थियोफ्रस्टस जो है, ये वनस्पति जगत के, वनस्पति विज्ञान जो होती है, वनस्पति विज्ञान के फादर हैं। कौन? थियोफ्रस्टस। हम बात कर लें ये लिखा सब बार है। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक। अभी बताया था कि द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कार्ल लीनियस ने या थियोफ्रस्टस ने या एचेंसन ने या एंगलर ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कार्ल एंड लीनियस ने। लीनियस ने भी बताया था दो नाम पद्धति थी, एक प्लेंटिनम, एक एनिमिलिया। नेक्स्ट, वर्गीकी का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था? कहाँ के थे वैज्ञानिक? अभी मैंने बताया था कि जो वो कार्ल लीनियस थे, वो कहाँ के थे? वो भारतीय थे, जर्मन थे, स्वीडिश थे, ब्रिटिश थे? तो वो कहाँ के थे? वो स्वीडिश के थे। हम बात करें स्वीडिश के विषय में, कि स्वीडिश की राजधानी और करेंसी दोनों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट, पुष्पी पादपों को रखा गया है, इन जो पुष्प पौधे होते हैं उनको कहाँ रखा गया? क्रिप्टोगेम्स में, फेंडोगेम्स में, या ब्रायोफाइटा में, या टेरेटोफाइटा में? तो इसका सही आंसर होगा फेंडोगेम्स में। यानी पुष्पी पादपों का फेंडोगेम्स में रखा गया है। फेंडोगेम्स ब्रूड बीज के भीतर होता है। इसमें पूर्ण रूप से विविधित प्रजनन उत्तक उपस्थित होते हैं। हम समझ लें कि फेंडोगेम्स होता क्या और ये क्रिप्टोगेम्स क्या होता है, ये ब्रायोफाइटा क्या होता है, ये टेरेटोफाइटा क्या होता है। हम बात कर लें, जो जीव हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, दो वर्गीकरण किया गया है, एक बीज रहित और एक बीज सहित। बीज रहित में ही बीज रहित में आते हैं आपके टेरेटोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलाफाइटा, और जो बीज सहित में आते हैं क्रिप्टोगेम्स और फेंडोगेम्स। नेक्स्ट, अपुष्पी पौधों को रखा गया है। जो अपुष्पी पौधे हैं किसमें रखा गया होगा? अभी बताया था क्रिप्टोगेम्स, फेंडोगेम्स, ब्रायोफाइटा, टेरेटोफाइटा। ये अपुष्पी है। ये सही आंसर क्या होगा? क्रिप्टोगेम्स। यानी जो अपुष्पी है वो इसमें रखे गए। बाकी पुष्पी पुष्पी जो है वो ब्रायोफाइटा, टेरेटोफाइटा, और उसका एक भाग और होता है थैलाफाइटा। नेक्स्ट, वर्गीकरण की आधारित इकाई, यानी वर्गीकरण जो आधारित इकाई थी, इन वर्गीकरण को जो कार्लस लीनियस ने बांटा था, उन्हें दो आधार में बांटा था, एक स्पेसीज और दूसरी जाति। यानी कि स्पेसीज और जाति में बांटा था।
तो यहाँ पर पूछा है कि वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है, तो सबसे कौन सी आधारी इकाई, स्पेसीज। क्या है स्पेसीज, ये स्पेसीज आई कैसे, ये 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक थी, जिसको 1872 के छठे संस्करण नामक छोटा करके द ओरिजिन ऑफ स्पीच दिया गया। उसी में बताया गया था कि वर्गीकरण कैसे किया गया, कैसे किया कार्लस लिनियस ने। नेक्स्ट, हाइड्रोफाइट्स होते हैं समुद्री जीव, जलीय जीव या पादप जीव या जड़ विहीन। हम बात कर लें हाइड्रो, जो हाइड्रो होता है वो पानी से संबंधित होता है, पानी से संबंधित होता है। आपको पता होगा इसे एक रोग होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, जो हाइड्रोफोबिया एक रोग होता है, उसे पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है। और ये पानी से डर लगना तो हाइड्रोफोबिया कहलाता है। तो हाइड्रोफोबिया होता क्या है, ये कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया, जिसे हम लोग रेबीज कहते हैं, रेबीज कहते हैं। और अगर हम बात करें रेबीज की टीके की खोज, रेबीज की टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी, लुई पास्चर ने की थी। तो क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट्स होते हैं समुद्री जीव, जलीय या पादप या जड़विहीन। अब तो आंसर पता चलिए क्या होगा, जलीय पौधे। कैसे होते हैं, जलीय पौधे। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश और जाति, जाति या किस्म, कुल या वंश, जड़ या कुल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वंश और जाति। वही बताया था कि द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमल नेमिंगक्लेचर जीव एवं वनस्पति के नामकरण की पद्धति है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लिनियस ने इसका प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार दिए गए नाम के दो अंग होते हैं, जीव के वंश यानी जीनस और जाति स्पेसीज के घोतक होते हैं। जैसे एलिनम स्पेंजा, मतलब इसका है कि मानव, जो मानव है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका नाम है होमो सेफियंस। क्या नाम है, होमो सेफियंस। और होमो सेफियंस का तात्पर्य ये है कि होमो है जिसका वंश है, क्या है, वंश, और जो सेफियंस है वो उसकी जाति है। इस आधार पर मनुष्य का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं, बीज बनते हैं पुष्प नहीं लगते, तो आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स। तो सही आंसर क्या होगा, अनावृत बीजी, यानी आ माने नहीं, आ माने नहीं, यानी जिन पे पुष्प ना लगे, आवृत बीजी यानी ऐसे बीज जिन पे पुष्प ना लगे तो वो क्या होते हैं, आवृत बीजी होते हैं। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज किसने की थी, फ्लेमिंग ने, लैम्बर्ट ने, टेनर ने, ल्यूवेनहॉक ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने इन जीवाणुओं को सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1662 में 1682 में देखा था। उन्होंने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी से दांत के क्वेश्चन में इन जीवाणुओं को देखा और इन्हें सूक्ष्म जीव कहा। इसी कारण इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। एरनबर्ग 1829 में इन्हें जीवाणु नाम दिया था। याद रखने वाली बात है कि जो एरनबर्ग थे उन्होंने 1829 में जीवाणु नाम दिया था। लेकिन इन सबसे पहले जीवाणु यानी बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया नाम दिया था, बैक्टीरिया नाम दिया था, देखा था वो ल्यूवेनहॉक जो थे। इन सबसे पहले देखा था, इनकी डेट थी 1674 देखा था, सही डेट। नेक्स्ट, 1674 में देखा था लेकिन सही से नाम 1682 में बताया गया था, लेकिन इनसे पहले भी एरनबर्ग ने 1829 में जीवाणु नाम दे दिया था। नेक्स्ट, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है। सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविधपोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ परपोषी होते हैं, और सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ परपोषी होते हैं। इसका मतलब क्या समझ लेते हैं। इन विविध पोषी, विविध मतलब सब कुछ खाएं, यानी कि सब कुछ खाएं, और स्वपोषी जो खुद भोजन बनाएं वो होते हैं। नेक्स्ट, जीवाणुओं के पौधे माने गए हैं कि जीवाणु के पौधे क्या माने गए कि ये गति नहीं कर सकते, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, या विखंडन द्वारा बज्रगुणन कर सकते हैं, या सभी जगह पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें कठोर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी जीवाणुओं में कठोर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या होती है, जो कोशिका के बाहरी आवरण को सुरक्षित बनती है। एक कोशिका झिल्ली होती है और एक कोशिका भित्ति होती है। तो ये वाली लेयर जो होती है कोशिका भित्ति होती है, भित्ति, और ये बाहर वाली कोशिका झिल्ली होती है। नेक्स्ट, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता, यानी जो जीवाणु कोशिका होते हैं उनमें नहीं होता। क्या नहीं होता, अभी तो पिछली क्वेश्चन बताएं, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, राइबोसोम या सूत्रकण का। तो क्या नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा, सूत्रकण का। अब ये सूत्रकण का क्या होना है, सूत्रकण का को हम लोग इंग्लिश में माइट्रोकांडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, माइट्रोकांडिया कहते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी, अल्टमैन ने की थी। और जो नाम है यानी माइट्रोकांडिया, माइट्रोकांडिया जो नाम है माइट्रोकांडिया, ये वेंडा ने दिया था, वैज्ञानिक वेंडा ने दिया था। ठीक, अब हम बात करेंगे कि जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता सूत्रकण, यानी कि नहीं होती। जीवाणु कोशिकाओं में सूत्रकण का अनुपस्थित होती है। जीवाणु कोशिकाओं में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड दिए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें कोशिका भित्ति, अभी बताए थे कि बाहरी आवरण से बचाती है। जीव द्रव कला, यानी जो कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म बना होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है वो जीव द्रव कला होता है, यानी इसे हेक्सले ने जीवन आधार बताया था। और राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम को पायलट ने की थी, इन्हें पायलट करने भी कहा जाता है, अथवा राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगर हम बात करें सूत्रकणिका की, यानी इसे इसे पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, छठ रूपी, गोलकृमि, सर्पिल या कौमी रूपी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, छठ रूपी, यानी कि वाइसली। जीवाणु और एक कोशिकी होते हैं। जीवाणु कैसे होते हैं, एक कोशिकी होते हैं। इसका आकार कुछ मिलीमीटर तक होता है। इनकी आकृति गोल या मृत चक्राकार से लेकर छड़ आदि आकार की होती है। नेक्स्ट, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे हैं क्या कहलाते हैं, गुलाड़ू, बाइफरिया, दंडाणु या स्पाइरलिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गुलाड़ू। सही आंसर क्या होगा, गुलाड़ू। अभी को कई बताए थे, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें गुलाड़ू कहते हैं। नेक्स्ट, एक गोल जीवाणु कहलाता है बाइफरिया, बैसिलस, कोकस या स्पाइरलिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कॉकस, यानी गोलाकार या कॉकस को गोलाकार में सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं डिप्लोकोकस, बैसिलस या कोकस या स्पाइरलस। एक सर्पिल, जो सर्पिलाकार घुमा हो और सर्पिलाकार जीवाणु उसे क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा, स्पाइरियल। होगा स्पाइरियल। सर्पिल या कुंडलिनी जीवाणु, यह जीवाणु सर्पिल रूप में मुड़े हुए एक यानी एक घुमाव वाले कर्क पेंच के साथ के समान ऐंठे हुए एवं अन्यम इनके नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे स्पाइरियल और स्पाइचेटस या कैम्पाई वेक्टर। नेक्स्ट, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, केंद्रक होता है वो किसमें अनुपस्थित होता है, डेल्टी में, कवक में, लाइकेन में, जीवाणु में या हरी शैवाल में। तो सही आंसर क्या होगा, जीवाणुओं में। किसमें, जीवाणुओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगर हम बात करें किसकी, कवक की, कवक, जो कवक है, जो पौधों की जो होती है, ये
नहीं, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो काइटिन की बनी होती है। काय की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। हम बात करें लाइकेन की, लाइकेन क्या होता है? लाइकेन जो होता है वो कवक और प्लस नील हरी शैवाल, नील हरित शैवाल, यानी कवक प्लस नील हरी शैवाल को हम लाइकेन कहते हैं। अगर हम बात करें कि ये हरी शैवाल क्या होती है, ये जो हरी शैवाल लिखा है ये क्या होती है? अगर हम इसकी बात कर लेंगे तो ये भी दो प्रकार की चीज़ों के बीच की कड़ी होती है। किसकी? इसकी बैक्टीरिया और शैवाल, बैक्टीरिया और शैवाल के बीच की कड़ी, बीच की कड़ी, बीच की कड़ी को हरित शैवाल कहते हैं। हरित शैवाल का मतलब साइनो बैक्टीरिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? शैवाल, कवक, जीवाणु या कीट? तो सही आंसर क्या होगा? जीवाणु। जीवाणु होता क्या है, एक उसकी होती है, इनका आकार कुछ मिलीमीटर तक होता है, यानी बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि इनकी आकृति लगभग 10 गुना हो जाती है, इनकी प्रजनन शक्ति। नेक्स्ट, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषित अश्य क्या है? यानी प्रकाश संश्लेषित अश्य क्या है? श्वसन मूल, मध्यकाय या वर्ल्ड वर्ल्ड की लवक या जींदर? सही आंसर होगा वर्ल्ड की लवक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, पाश्चर प्रसिद्धि है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, रोगों की चर्म थ्योरी के लिए या शराब के किण्वन के लिए? तो पाश्चर प्रसिद्धि, इसका सही आंसर क्या होगा? रोगों की चर्म थ्योरी के लिए। पाश्चर प्रसिद्धि है वो रोगों के चर्म सिद्धांत के लिए है क्या, देखते हैं। लुई पाश्चर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनके रोगाणुओं पर काम ने दुनिया भर के लोगों के जीवन को बचाया है। उन्होंने भोजन और पेय पदार्थ पर बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने के लिए विधि विकसित की जिसे पाश्चुराइजेशन भी कहा जाता है। और इन्होंने ही एक अभी बताया था रेबीज के टीके की खोज की थी, रेबीज के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे छोटा जीव, विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा या ईस्ट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? माइक्रोप्लाज्मा। यानी सबसे छोटा जो होता है वो माइक्रोप्लाज्मा होता है। यानी सबसे छोटे आकार के प्लाज्मा को माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। ये 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। माइक्रोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म सजीव होते हैं जो 1898 में फ्रांस वैज्ञानिक नोकार्ड और रॉक ने प्लूरोमेनिया से पीड़ित पशु के पार्श्व तरल में इन जीवों की खोज की और इन जीव को प्लूरोनोमिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? विनाइट्रीकरण जीवाणु या सड़ाने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु या नाइट्रीकरण जीवाणु? तो सही आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। यानी होता क्या है, जो जीवाणु होता है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। यानी नाइट्रोजन को राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु कैसा, राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रीकरण कर लेता है जिससे हमें फसल में ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, मूल ग्रंथियां पाई जाती हैं कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ पादपों में, केवल कुछ लेग्यूमिनस पादपों में या सभी लेग्यूमिनस पादपों में, या किंतु अन्य पादपों में नहीं या सभी पादपों में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीव कुंठित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं, या अचार में जीवाणुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ
नहीं होते, या लवक यानी नमक जनन का संदमन करता है, या जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, यानी ये जीव जीव द्रव कुंठित हो जाते हैं और इस तरह वे मर जाते हैं। नेक्स्ट, मानव के आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? कैरिना, एस्रिया, या लाइफरिया, या बेसिलस? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एस एसरीसिया कोलाई। एसरीसिया कोलाई यानी कि ई कोलाई एस चेरिचिया कोलाई का संक्षिप्त रूप है। यह एक तरह का बैक्टीरिया है जो मनुष्य और पशुओं के पेट में हमेशा रहता है। इस बैक्टीरिया के ज़्यादातर रूप हानि रहित हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पेट में मरोड़ और दस्त जैसे लक्षण पैदा करते हैं। कई बार इनके वजह से लोगों को गुदा काम करना बंद कर देता है और संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु कम हो जाती है। गुदा का हम लोग गुर्दा काम कर देता है। नेक्स्ट, तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु सल्मोना, मैक्टोबैक्टीरियस, या डिप्लोकोमस, या स्ट्रेप्टोमाइसीज? तो इसका सही आंसर क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम एक्टिनाइन बैक्टीरियम का एक जीव वैज्ञानिक वंश है जो माइक्रोबैक्टीरियस कुल का एकमात्र सदस्य है। इस वंश में 190 से अधिक जातियां सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लेस्ट्रिया स्टेटिन द्वारा, या क्लेस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा, या साल्मोना टाइफेली द्वारा, या बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनस द्वारा। भोजन में जो विषाक्तता आ जाती है, वो जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है क्लोस्ट्रिडियम, जो मार देता है। बायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, या आवृतबीजी पौधों से? तो इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया इन जीवाणुओं से। जीवाणुओं से सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं में से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित करता है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बना देगा? 4, 16, 8, 64? ये आप निकाल सकते हैं कि 20 मिनट में विभाजित करता है, प्रति यानी एक में 20 मिनट बात करता है, तो इसी हिसाब से आप 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? 64। नेक्स्ट, 31 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगीकरण में चावल, गेहूं, फली, मकाई? सही आंसर होगा फली। नाइट्रोजनी यौगीकरण, नाइट्रोजन बताया था कि राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो होता है वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रोजनीकरण कर देता है। यानी नाइट्रोजन यौगीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल की N2 अमोनियम NH4 और जीवाणुओं के लाभदायक अन्य जीवाणुओं से प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का अन्वेषण करना, जीवाणुओं का पोषण करना, जड़ों को लाल रखना, या प्रकाश संश्लेषण करना? ऑक्सीजन का अन्वेषण करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक, पीलिया, चेचक, माउस? टीबी। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट, मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्त जीवी जीवाणु कौन होते हैं? राइजोबियम, एजोबैक्टर, या एनाविना? तो इसका नाम क्या है? एनाविना। जो मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्त जीवी जीवाणु होते हैं कौन? एनाविना। प्रतिशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अपक्रियाओं की दर को कम कर कर, या एंजाइम क्रिया नष्ट कर कर, या खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढककर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैव रासायनिक अपक्रियाओं की दर को कम कर कर। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है?
एसिटिबैक्टर, ल्यूकोनोस्टर, बैसिलस या लैक्टोबैसिलस। सही आंसर क्या होगा? लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या निम्नलिखित? इसका सही आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस, स्टिफिकोकस, लैक्टोबैसिलस या खमीर? सही आंसर क्या होगा? लैक्टोबैसिलस। निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन युक्त जीवाणु है? राइजोबियम, एजोबैक्टर, ज़ेनोमोनम या फ्यूमिस्टम? तो अभी बताया था कि नाइट्रोजन जो है वो राइजोबियम नामक जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी करता है, यानी फिक्सेशन करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राइजोबियम नामक जीवाणु। नेक्स्ट, सर्वप्रथम विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की थी? स्टॉकमैन, इवानोव्स्की, स्टैनली या बिस्मथ? इसका सही आंसर क्या होगा? इवानोव्स्की। हम बात कर रहे हैं वायरस। इवानोव्स्की कौन थे? इवानोव्स्की ने ही 1892 में 1892 में पता लगा कि मोज़ेक रोग से ग्रसित तंबाकू के पौधे की पत्तियों के रस एक्सट्रैक्ट में वायरस के कारण मौजूद होते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। ठीक है, थैंक यू।